हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीव विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। ये भारत के लगभग सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपका रेलवे का पेपर होने वाला है, रेलवे को टारगेट करके भी ये सेशन बनाया गया है। तो पूरे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने पूरा सेशन सुन लिया, देख लिया, तो आपके 1 से 5 नंबर तो पक्के हैं। तो पूरे सेशन को ध्यान से देखिए। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? अरास्तु को। दोस्तों, अरास्तु की बात करें तो अरास्तु यूनानी ग्रीक दार्शनिक थे। दोस्तों, इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनमें इन्होंने 500 विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बताया था। चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। साइटोलॉजी कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, साइटोलॉजी कहलाता है कोशिकाओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। तो देखिए फ्रेंड्स, और भी शाखाओं को देख लेते हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड। यहाँ पे माइकोलॉजी को देखते हैं। तो माइकोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? कवक का स्टडी करते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? पेशियों का अध्ययन, मसल्स का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, डर्मेटोलॉजी क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन। स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। ओंकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? कैंसर का अध्ययन करते हैं ओंकोलॉजी में। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? तो दोस्तों, इसका निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। इसे बोन मैरो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे बोन मैरो बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आरबीसी का यदि आपसे पूछा जाए कि दूसरा नाम क्या है, तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है और यकृत में होता है। आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 100 से लेके 120 दिन आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन होता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। देखिए फ्रेंड्स, राइबोसोम जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम के कण इससे चिपके हुए होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दोस्तों, पहली बार राइबोसोम किसके द्वारा देखा गया था? 1953 में जॉर्ज पलाडे के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज पलाडे ने सबसे पहली बार राइबोसोम को देखा था। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आहार नली में, आहार नली को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नली में अंगों के द्वारा स्त्रवित कौन सा रस वसा के पाचन, वसा मतलब फैट होता है, फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वसा के पाचन में पित्त रस और दूसरा है अग्नाशी रस। पित्त रस को बाइल जूस कहते हैं और अग्नाशी रस को पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त रस हमारे लीवर से निकलता है। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। यकृत के द्वारा पित्त रस निकलता है। इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। और अग्नाशय रस किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय के द्वारा। इसे हम बोलते हैं पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं हम इसको? पेंक्रियाज बोलते हैं। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम पेंक्रियाज में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो गलफड़े किसमें नहीं पाए जाते हैं? वेल्स में। किसमें?
व्हेल में। तो देखिए फ्रेंड्स, गलफड़े किस में नहीं पाए जाते हैं? व्हेल में गलफड़े नहीं पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जंतु और श्वसन अंग के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, केचुओं का जो श्वसन अंग होता है वो स्किन होता है, त्वचा होता है। कॉकरोच का ट्रेकिया होता है। मनुष्यों का भी जो श्वसन अंग होता है वो ट्रेकिया ही होता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? Which one of the following is the largest gland inside the body? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत को क्या बोलते हैं हम? लीवर बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से लेके 2 kg तक इसका वजन होता है। यकृत के कार्य को समझ लेते हैं। तो यकृत का कार्य होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। दोस्तों, ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। हमारे शरीर से विषैले तत्वों को निकालने का काम किसका होता है? लीवर का होता है। प्रोटीन को संश्लेषित करता है और पाचन के लिए आवश्यक बायोकेमिकल भी बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और दूसरा है हेपरिन। ये दोनों प्रोटीन कौन बनाता है? लीवर बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण है, जो वॉलंटरी मूवमेंट है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेरिब्रम जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करती, कंट्रोल करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेरिब्रम कहाँ पर होता है? ये देखिए आप, ये है सेरिब्रम। हमारे जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो सेरिब्रम होता है। 80% जो हमारा ब्रेन है सेरिब्रम, इसे प्राम मस्तिष्क भी बोलते हैं। ये मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है, थिंकिंग वाला भाग है। और दोस्तों, जो आप कुछ भी याद करते हैं ना, वो किसकी वजह से? सेरेब्रम की वजह से। देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने रहा। जो शरीर का तापक्रम है, यानी शरीर का जो टेम्परेचर होता है, वो कहां पर नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम कहां पर नियंत्रित होता है? किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस के क्या क्या कार्य हैं? तो हाइपोथैलेमस जो है घृणा, प्यार, भूख, प्यास, इन सभी की जो इच्छाएं हैं हाइपोथैलेमस की वजह से जागृत होती हैं। दोस्तों, ये जो ग्रंथि है मस्तिष्क में होती है और हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को भी नियंत्रित करता है। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है? उस एंजाइम का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों, ये है टाइलिन। क्या नाम है इसका? टाइलिन। दोस्तों, जो टाइलिन होता है ये क्या करता है फ्रेंड्स? तो लार में जो है टाइलिन, या फिर दूसरे नाम से आप कह सकते हैं एमाइलेज होता है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। एमाइलेज और टाइलिन दोनों एक ही नाम है। ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज जैसे सरल शर्करा में बदल देता है, रूपांतरित करने में सक्षम होता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। वह प्रक्रिया आपको बतानी जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, ये क्या कहलाता है? देखिए, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वास उच्छ्वास कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास उच्छ्वास कहते हैं। दोस्तों, श्वास उच्छ्वास क्या कहलाता है? वायु को अंदर लेना और फेफड़ों के द्वारा इसे बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं श्वास उच्छ्वास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, इसकी जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, इसे हम बोलते हैं ड्यूरामीटर। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, इसे मेनिंजस बोलते हैं। सबसे पहली लेयर है ड्यूरामीटर, दूसरी जो लेयर है इसे बोलते हैं एरेक्नाइड, और तीसरी है पायामेटर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस साल एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और आने वाली हैं। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपके लिए टारगेट बैच चलाया जाए, ताकि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इसके लिए हम 15 अगस्त 2022 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, साइंस और जीएस का पोर्शन मैं लूंगा, निशित सर मैथ्स पोर्शन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे, जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि देखने को मिलती है? तो दोस्तों, इस तत्व का क्या नाम है? ये तत्व है आयोडीन। इसे क्या बोलते हैं? आयोडीन। दोस्तों, आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हमारी शारीरिक ग्रोथ, हमारी जो शारीरिक वृद्धि है वो थायराइड ग्रंथि की वजह से होती है और थायराइड ग्रंथि आयोडीन पर निर्भर होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है फ्रेंड्स, यदि इसकी कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से ग्वाइटर या घेंघा नाम की बीमारी हो सकती है। आयोडीन की कमी की वजह से फ्रेंड्स ग्वाइटर और घेंघा नाम की बीमारी हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। चलिए फ्रेंड्स, और भी देखते हैं, और भी जो सब्जियां हैं उनके रंगों को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा सोलेनिन। क्या लिखा है? सोलेनिन। जो आलू का हरा रंग होता है किसकी वजह से होता है? सोलेनिन की वजह से। देखिए यहाँ पे लिखा कैरोटीन। गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है एंथोसाइनिन। गाजर में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है केरीकजेंथिनिन। तो देखिए पपीते में जो पीला रंग होता है वो इसकी वजह से होता है, केरीकजेंथिनिन की वजह से। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, हार्मोन शब्द का जो नामकरण है ये किसके द्वारा किया गया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा। किसके द्वारा? बेलिस एवं स्टार्लिंग। दोस्तों, ये जो हार्मोन है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। हार्मोन क्या होता है? एक प्रकार का जटिल कार्बनिक सब्सटेंस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए रिप्रोडक्शन का नियंत्रण करता है, हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई, गुर्दे को हम किडनी बोलते हैं, तो गुर्दे की जो फंक्शनल यूनिट होती है इसे हम क्या बोलते हैं? तो गुर्दे की जो फंक्शनल यूनिट है इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। देखिए फ्रेंड्स, गुर्दे का वजन अगर आपसे पूछा जाए तो कितने ग्राम होता है? गुर्दे का वजन यानी किडनी का वजन 140 ग्राम का होता है। एक पेरिटोनियम नाम की झिल्ली से घिरा होता है। दोस्तों, हमारी जो किडनी होती है इसका काम होता है मूत्र, यूरिन का निर्माण करना। नेफ्रॉन में पाया जाता है बोमेन कैप्सूल। इसका काम होता है रक्त को छानने का। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दुनिया का जो सबसे बड़ा पुष्प है, दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लावर है ये कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है फ्रेंड्स रेफलेशिया। क्या नाम है इसका? रेफलेशिया। दोस्तों, पौधे के फूलों से बड़ा लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका वजन होता है 10 किलोग्राम। दोस्तों, यह एक परजीवी पौधा है यानी पैरासाइटिक पौधा है जो दूसरे एनिमल्स का भक्षण करता है। सबसे छोटा पुष्प यदि आपसे पूछा जाए तो यह है वोल्फिया। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने रहा। मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनेमल। ये कहां पे पाया जाता है? मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग एनेमल दांत में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे टीथ की बात आ रही, तो मैं आपको बता दूं, हमारे 4 प्रकार की टीथ होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा है मोलर। 19th क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मानव शरीर में जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ये कहां पर स्थित होती है? एड्रिनल ग्रंथि कहां पर होती है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किडनी के ऊपर होती है। यहां पर देखिए आप, ये है एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर आप देख पा रहे हैं। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, रक्तचाप को कंट्रोल करना। दोस्तों, ये इमरजेंसी हार्मोन निकालती है, आपातकाल हार्मोन निकालती है। जब भी शरीर को किसी प्रकार की आपातकाल महसूस होता है तो एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है। दोस्तों, इन हार्मोन को क्या बोलते हैं हम? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये कहां से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है? वृषण से निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का मेल हार्मोन है। ठीक है, कैसा हार्मोन है? ये पुरुषों में निकलता है। टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस को हम वृषण बोलते हैं, या वृषण को आप बोल सकते हैं, टेस्टिस बोल सकते हैं। जो टेस्टिस में पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए और कौन सा हार्मोन है जो मेल्स में निकलता, तो यह है एंड्रोजन। क्या नाम है इसका? एंड्रोजन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है?
यौन लक्षणों का विकास करना। हमारे शरीर में यौन लक्षणों का विकास करने का काम टेस्टोस्टेरोन का होता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 21st इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये है एडेनिन। क्या नाम है इसका? एडेनिन। डीएनए के न्यूक्लिक एसिड में पाया जाने वाला जो क्षारक है वो है थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोनिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, आयोडीन की कमी से मनुष्य में जो रोग होता है, देखिए फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से जो मनुष्य में रोग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, आयोडीन की कमी से तो आपने गोइटर तो पढ़ा ही है, एक और रोग है, इसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म। इसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म यानी जड़ मानवता। ये कैसी बीमारी होती है? आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। दोस्तों, बच्चों में क्रेटिनिज्म होता है। ऐसे बच्चे जिनको क्रेटिनिज्म होता है ये बौने होते हैं या फिर कुरूप होते हैं या इनका पेट बाहर निकला होता है या जीभ मोटी होती है। दोस्तों, जननांग जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं और त्वचा सूखी होती है। ये बीमारी होती है क्रेटिनिज्म। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 23rd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? इनका क्या नाम है? यानी द्विनाम पद्धति किसने दिया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है लीनियस। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है, यहां पर देखिए होमो लिखा हुआ है। जो होमो शब्द है वो इसकी वंश जीनस को बताएगा और दूसरा शब्द जो सेपियंस है इसकी जाति स्पीसीज को बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फाइलम के जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते? ऊतक को हम इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, यानी किस एनिमल्स में टिश्यूज नहीं पाए जाते? तो टिश्यूज नहीं पाए जाते इनमें से पोरीफेरा में। किस में नहीं पाए जाते? पोरीफेरा में। यहां पर देखिए, ये है पोरीफेरा। पोरीफेरा किस जीव को कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जंतुओं को पोरीफेरा कहते हैं जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। इस संघ में आने वाले जो जंतु होते हैं इसे हम स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा जनन करता है, जो अमीबा रिप्रोडक्शन करता है किसके माध्यम से करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अमीबा जो जनन करता है द्विविखंडन के द्वारा जनन करता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अमीबा की बात आ रही है तो मैं आपको अमीबा के बारे में समझा देता हूँ। अमीबा जो है ये सरल प्रकार का एक प्रोटोजोआ है। अमीबा आपको नदियों में देखने को मिलेगा, मीठे पानी की झीलों में देखने को मिलेगा और तालाबों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मनुष्यों में एक विशेष रोग होता है जिसे हम बोलते हैं पेचिस रोग, जो किसकी वजह से होता है? अमीबा की वजह से होता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। अगला प्रश्न ये रहा, साइनोकोबाल्मिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? साइनोकोबाल्मिन किसका केमिकल नेम है? तो दोस्तों ये है विटामिन B12। क्या नाम है? विटामिन B12। दोस्तों, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी कमी से क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें रक्त की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 27th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? यानी विटामिन डी को हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? तो विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। देखिए, विटामिन डी की क्या उपयोगिता है? विटामिन डी क्यों जरूरी है? दोस्तों, जो सनलाइट होती है, जो सन की रेज होती है, सूर्य की किरणें, उससे यूवी रेज निकलती हैं जो हमारी त्वचा में उपस्थित इरगेस्टिरॉल को विटामिन डी में बदल देती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें स्किन कैंसर हो सकता है यदि हमारे शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होता। विटामिन डी हमें कैंसर, स्किन कैंसर से बचाती है। यूवी रेज से हमें स्किन कैंसर हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो सकता है। पत्तियों में जो पाए जाने वाला हरा पदार्थ होता है ये क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जितने भी हरे पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। हरित लवक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
प्रकाशीय ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में परिवर्तन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसा मैं साइंस आपको अभी पढ़ा रहा हूं वैसे ही मैं लाइव पढ़ा रहा हूं साइंस। कहां पर? रूट एप्लीकेशन पर। रूट एप्लीकेशन जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। मेरा बैच लाइव चल रहा है फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि मैं करंट अफेयर्स तो पढ़ाता ही हूँ डेली, लेकिन साथ में फ्रेंड्स मैं आपको साइंस भी पढ़ाता हूँ। तो मुझसे साइंस पढ़ने के लिए आप रूट एप्लीकेशन पर ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा बैच अभी लाइव है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइंस है ना, ये भारत के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं उस हिसाब से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, नीचे लिंक दिया गया है, आप रूट एप्लीकेशन पे ज्वाइन होकर के साइंस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू है एक, यानी आलू क्या है? आलू जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, यानी आलू रूट है, स्टेम है, लीफ है या फ्लावर है। तो आलू एक प्रकार का स्टेम है, आलू एक प्रकार का भूमिगत तना है, ठीक है, जिसे स्तंभ कंद भी कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि और कौन कौन से भूमिगत तना में आते हैं। तो ये हल्दी, अदरक, केला, ये तीनों फ्रेंड्स एक प्रकार के भूमिगत तना है। इसे हम प्रकंद यानी राइजोन भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? डार्विन ने की थी। किसने की थी? डार्विन ने। अब देखिए, जो ऑक्सिन हार्मोन है यह एक पादप हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन है। पौधों के जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, यानी पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कार्य किसका होता है? ऑक्सिन हार्मोन का होता है। यह मुख्य रूप से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है और इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। और देखिए, बीजों का जो अंकुरण होता है, जो बीज होते हैं उनका जर्मिनेशन होता है, ये इसको प्रेरित करता है। साइटोकिनिन सेल डिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन। देखिए, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले वर्ष हाल ही में रेलवे ग्रुप डी में जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन, इसका क्या नाम है? तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन हार्मोन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एथिलीन हार्मोन है ये फलों को पकाने में मदद करता है, पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 33। पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? देखिए, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, पौधे का कौन सा रोग है जो रिंग डिसीज के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, ये है आलू का विल्ट रोग, विल्ट ऑफ पोटैटो। देखिए फ्रेंड्स, जो विल्ट ऑफ पोटैटो डिसीज है ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है स्यूडोमोनास सोलेनिसीरियम की वजह से होता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं इनका रंग पीले कलर का हो जाता है और जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, बाजरे का एर्गॉट, बाजरे का स्मट। यहां पर लिखा है राई का एर्गॉट रोग। जो राई का एर्गॉट रोग होता है ऑस्टिलागा नूडा ट्रिट्रिकी लिखा हुआ है, गलत है। दोस्तों, राई का जो एर्गॉट रोग है किसकी वजह से होता है? क्लेविसेप्स परपूरिया की वजह से। मैं लिख देता हूं, क्लेविसेप्स परपूरिया की वजह से ये डिसीज होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लेविसेप्स परपूरिया की वजह से ये डिसीज होता है। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। इनमें से कौन सा पुंकेसर का भाग नहीं है? दोस्तों, पुंकेसर जो है पुष्प का जो नर भाग होता है, पुष्प का जो मेल ऑर्गन होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। इसे हम स्टेमन भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सही उत्तर है ओवरी। ओवरी जो है फ्रेंड्स, ये फूल में फीमेल पार्ट कहलाता है। जो पुष्प का नर अंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर और तीसरा होता है कनेक्टिव। ओवरी जो है फ्रेंड्स, स्त्री केसर कार्पल में पाया जाने वाला अंग है। अगला प्रश्न रहा, इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कार्बन नहीं है। दोस्तों, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ऐसे एलिमेंट जो पौधों के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। दोस्तों, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट किसे कहते हैं? जो पौधों के विकास में सबसे ज्यादा जरूरी सहायक होते हैं और ज्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं, उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। जो कार्बन है
ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। पौधों की इन तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड्स, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, लोहा, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल और जिंक, ये सारे कौन से तत्व हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा एक हाइड्रोफाइट होता है? यानी हाइड्रोफाइट हम किसे कहते हैं? किसे हम हाइड्रोफाइट कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट होता है जलीय पादप, ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं। वे पादप जो जल में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित एडाप्टेबिलिटी होती है, इनके शरीर पर मोम का आवरण पाया जाता है, जिससे पौधे जो हैं पानी में गलते नहीं हैं। एग्जाम्पल के रूप में कमल या फिर लोटस। अगला प्रश्न है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? इनका क्या नाम है? ग्रीगर जॉन मेंडल। देखिए फ्रेंड्स, ग्रीगर जॉन मेंडल जो है आधुनिक अनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। मेंडल ने अनुवांशिक गुणों को अध्ययन के लिए क्या किया था? किस पे प्रयोग किया था? गार्डन पी मटर का इस्तेमाल किया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा, मनुष्य के जो लिंग का निर्धारण होता है, यानी फ्रेंड्स बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किस पे निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स पिता पे निर्भर करता है, फादर पर निर्भर करता है। जो लिंग गुणसूत्र है पिता से ट्रांसफर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पुरुष का गुणसूत्र होता है संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने आने वाला है। गुणसूत्र का कौन सा युग्म जो है बच्चों के लिंग का निर्धारण में सक्षम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है XY। क्या इसका उत्तर है? XY। जो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो टोटल होती है 46। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र माता के अंडाणु से और दूसरा पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई मेल कब होगा, यानी बच्चा जो है लड़का कब होगा? जब गुणसूत्र की 23वीं जोड़ी XY गुणसूत्र हो। तो देखिए फ्रेंड्स, फीमेल कब होगी? जब गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी XX गुणसूत्र पाए जाते हैं तब फीमेल होगा, और अगर XY है तो वो मेल होगा। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते 41 क्वेश्चन। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं? तो दोस्तों, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है ये फीमेल में पाया जाएगा। तो दोस्तों ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम इसका? प्रोजेस्टेरॉन। महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। यहाँ पे लिखा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की वजह से मेलेनिन नाम का हार्मोन पिगमेंट पाया जाता है, जो हमारे त्वचा का रंग निर्धारित करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है। दोस्तों, एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है स्त्रियों में पाया जाता है। ये लैंगिक लक्षण और सहायक जननांगों के विकास में मदद करता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है स्त्रियों के शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। अगला प्रश्न ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर लिखा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, तो इसका सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है फ्रेंड्स, ये हार्मोन लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास और नियंत्रण में सहायक होता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसमें ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किसके माध्यम से किया जाता है? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और कोशिकाओं तक पहुंचाती है। आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है, यह आरबीसी में मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। इस प्रकार के जो कोशिका विभाजन है केवल जर्म सेल में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। इस कोशिका विभाजन के कारण क्या होता है फ्रेंड्स? जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, जैव कोशिका का कौन सा भाग है जिसे पावर हाउस कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ग्लूकोज का जो संपूर्ण पाचन होता है, ग्लूकोज का जो यहाँ पर विघटन होता है, कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल भी चलता है। देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने 1890 में की है।
दोस्तों मैंने आपको बताया क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है, क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होती है कहाँ पर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए कि डीएनए कोशिका में कहाँ पर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन फ्रेंड्स जो कोशिका इन्होंने खोजी थी वह एक मृत कोशिका थी, वह एक डेड सेल थी। कॉर्क में खोज की थी, किसकी? यहां पर किसकी खोज की थी? कोशिका की, लेकिन वो डेड सेल थी। कब की थी? 1665 में की थी। कॉर्क की एक पतली परत में इन्होंने देखा था। लेकिन फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया है, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की है 1674 में। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लिगामेंट एक रचना है जो किसको जोड़ती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी बात लिगामेंट की आएगी तो लिगामेंट जो है ये किसको जोड़ती है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ती है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। आपने टेंडन भी सुना होगा, तो टेंडन का काम क्या होता है फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिएगा। टेंडन जो है बोन और मांसपेशियों को, यानी कि अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने का काम किसका होता है? टेंडन का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। दोस्तों ऊतक किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक निश्चित फंक्शन को कार्य करते हैं, जो निश्चित कार्य करते हैं, वो ऊतक कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊतक जो है किसी भी जीव यानी एनिमल्स और प्लांट के शरीर में पाया जाता है, वो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इनकी उत्पत्ति एक समान होती है और ये विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स 49th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य की जो खोपड़ी है इसमें टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 28। कितनी? 28 हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 28 हड्डियां हैं, यहाँ पर 14 जो हड्डियां चेहरे में पाई जाती है, 8 हड्डी हमारे कपाल पे पाई जाती है और 6 हड्डी जो है हमारे कान में पाई जाती है, यानी कर्ण में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है, जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 120/80 mmHg। सामान्य जो प्रकुंचन दाब होता है वो लगभग होता है 120 मिलीमीटर तथा अनुशीतलन दाब जो होता है वो होता है 80 मिलीमीटर। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्फाइग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये था जीव विज्ञान से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। आप और किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और मैं आपको लगातार ऐसे ही विज्ञान की सीरीज को कंटिन्यू करता रहूंगा, इंपॉर्टेंट सेशन को बताता रहूंगा। दोस्तों पहली बार अगर हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशन मिलते रहें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।